नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यों में एसआईआर पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या सरकारी स्कीमों का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड रखने वाले घुसपैठियों को भी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड एक कानून की रचना है और वैध है इस हद तक कि यह उस पर आधारित लाभों या विशेषाधिकारों को स्वीकार करता है। कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता। आखिरकार आधार कार्ड एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष कानून के लिए तैयार किया जाता है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन क्या आधार को मतदान के अधिकार से जोड़ा जा सकता है? वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी और अनुचित करार देते हुए इसकी निंदा की। उसी दौरान चीफ जस्टिस का यह क्लासिक सवाल सामने आया। दरअसल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह अभियान असंवैधानिक रूप से मौजूदा मतदाताओं पर नागरिकता की पुष्टि के लिए गणना फॉर्म जमा करने का बोझ डालता है, एक ऐसी कार्रवाई जिसे उन्होंने भारत की मिलीजुली संस्कृति और लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत बताया। सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि एक अनुमान है, एक स्व घोषणा कि मैं नागरिक हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास एक आधार कार्ड है, यह मेरा निवास है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया के माध्यम से हटा दें। उन्होंने अनपढ़ और हाशिए पर रहने वाले मतदाताओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की दुर्दशा पर जोर दिया, जिनके बाहर होने का खतरा है। आधार को वैध निवास प्रमाण के रूप में सिब्बल की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने सामाजिक कल्याण और मताधिकार के पीछे एक स्पष्ट अंतर खींचा। सीजेआई ने टिप्पणी की कि मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे देश से पड़ोसी देशों में घुसपैठ करते हैं, वे भारत आते हैं, वे भारत में काम कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। कोई गरीब रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहा है, कोई निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम कर रहा है। अगर आप उसे आधार कार्ड जारी करते हैं ताकि वह रियायती राशन या किसी अन्य लाभ का फायदा उठा सके, तो यह हमारे संवैधानिक लोकाचार का हिस्सा है, यह हमारी संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब उसे मतदाता भी बनाया जाना चाहिए? उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि आधार जो कानून के तहत बनाया गया है कल्याणकारी विशेषाधिकारों के लिए अविवादित है, यह ऑटोमेटिक रूप से मतदान की पात्रता नहीं दे सकता है, खासकर गैर नागरिकों के लिए। एक ऐसे देश में जहां 96 करोड़ से अधिक मतदाता नामांकित हैं, कानूनी विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि यह सुनवाई चुनावों में आधार की भूमिका को स्पष्ट करेगी। अगर आधार को किसी के पते का वैध प्रमाण नहीं माना गया तो नागरिकता पर खतरा मंडराना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार के आदेश पर लोगों ने आधार बनवाए। सरकारी विभागों में हर कदम पर आधार मांगा जाता है। इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को अगर ठुकराया गया तो इसके नतीजे दूरगामी होंगे। दिल्ली की जहरीली हवा पर चिंता जताते हुए भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को साफ कहा कि जुडिशरी के पास पॉल्यूशन मिटाने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में साफ हवा तभी मिल सकती है जब सरकारें और डोमेन एक्सपर्ट्स मिलकर लंबे समय के समाधान तैयार करें, क्योंकि केवल कोर्ट के आदेशों से हालात नहीं बदलेंगे। सीजेआई ने लंबे समय से चल रहे पॉल्यूशन मामले की 1 दिसंबर को सुनवाई के लिए मंजूरी देते हुए कहा कि यह मुद्दा हर साल दिवाली के आसपास उठता है और सर्दियों के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए अब इसे नियमित रूप से सुना जाएगा। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने बताया कि सीएक्यूएम ने कई छोटे और बड़े सुझाव दिए थे, लेकिन अधिकतर कागजों पर रह गए। सीजेआई ने माना कि पॉल्यूशन के कई कारण हैं और असली समाधान विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली में एक्यूआई गुरुवार सुबह 355 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। बुधवार को खराब हवा ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को भी प्रभावित किया। कई वकील सांस लेने में दिक्कत के कारण ऑनलाइन पेशी की मांग करते दिखे। कोर्ट ने सरकारों से पॉल्यूशन पर ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच का तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। यह तल्खी तब और बढ़ गई जब सीएम फडणवीस ने बीजेपी पर शिंदे के रावण वाले तंज का बुधवार को जवाब दिया। फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वे कह सकते हैं कि वे हमारी लंका चलाएंगे, हम लंका में नहीं रहते, हम राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम ही जय श्री राम का जाप करने वाले हैं। हमने कल ही अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज का अनावरण किया। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी हैं, हम लंका चलाएंगे। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले पालघर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए शिवसेना नेता शिंदे ने बीजेपी का नाम लिए बिना उसकी तुलना रावण से की थी। शिंदे ने कहा था कि रावण को भी अहंकार था और इसीलिए उसकी लंका जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है।
शिंदे ने कहा था कि उन्होंने और एनसीपी के दोनों गुटों ने तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए हाथ मिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में नए अवसर बनेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक इशारों भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना सबसे बड़ी शक्ति है। उनके इस बयान को सिद्धरमैया के बाद सत्ता बदलाव की मांग और उससे जुड़े राजनीतिक दबाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है, यानी हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चाहे वह जज हो, भारत के राष्ट्रपति हो, मैं, आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति, यही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद शिव कुमार ने कुर्सी वाली टिप्पणी की। अपने आसपास खड़े समर्थकों से बैठने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं उन पर बैठने की बजाय वे बेवजह खड़े रहते हैं। इस पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सत्ता को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिंता जताई है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस विवाद को जल्द सुलझाने की अपील की। अल्वी ने कहा कि हर पार्टी में आंतरिक उथल-पुथल होती है, लेकिन कर्नाटक का मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जाना चाहिए। इस बीच खड़गे ने साफ किया है कि हाईकमान सिद्धरमैया और शिव कुमार के साथ बैठक कर आगे का फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सत्ता संघर्ष पर अटकलें तब बढ़ी जब कर्नाटक सरकार अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे करने वाली है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हुए अग्निवीर मुरली नाइक की मां ज्योतिबाई नाइक ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों जैसे लाभ न देने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि अग्निपथ योजना अग्निवीर और नियमित सैनिकों के बीच मनमाना और भेदभावपूर्ण अंतर करती है, जबकि दोनों समान जोखिम उठाते हैं और समान कर्तव्य निभाते हैं। मुरली नाइक जून 2023 में सेना में भर्ती हुए थे और 9 मई 2024 को पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में शहीद हो गए। याचिका के अनुसार शहीद अग्निवीर के परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है, लेकिन उन्हें नियमित पारिवारिक पेंशन या दीर्घकालिक कल्याणकारी लाभ नहीं दिए जाते। शहीद अग्निवीर की मां ने कोर्ट से मांग की है कि सेवा के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी पेंशन, संस्थागत मान्यता और सभी कल्याणकारी लाभ नियमित सैनिकों के समान दिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हाई कोर्ट की एक खंडपीठ इस याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकती है। सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली सामग्री की जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए नए नियम बनाने का निर्देश दिया है। यह टिप्पणी इंडियाज गॉट टैलेंट मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना जैसे कई कंटेंट क्रिएटर्स चर्चा में आए थे। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विकृति का रूप नहीं ले सकती। सीजेआई ने चिंता जताई कि लाखों लोग बिना किसी जवाबदेही के कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने राष्ट्र विरोधी और बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसी सामग्री पर आयु आधारित चेतावनी और उम्र सत्यापन जैसे उपाय जरूरी हो सकते हैं। अदालत ने आधार कार्ड आधारित उम्र जांच और एक स्वायत्त नियामक संस्था बनाने के सुझाव भी रखे। सुनवाई में कॉमेडियन समय रैना का विवाद भी उठा, जिन्होंने SMA से पीड़ित लोगों पर, यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले नर्व सेल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, पर टिप्पणी की थी। पीड़ित पक्ष ने कहा कि उन्हें पैसा नहीं बल्कि गरिमा चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि रैना ऐसे लोगों की उपलब्धियों पर एक शो बनाए। इसके अलावा सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप एक बहुत कड़ा कानून लाने के बारे में क्यों नहीं सोचते, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के समान हो, जिसमें यदि आप उन्हें नीचा दिखाते हैं तो सजा का प्रावधान हो। इस पर SG ने सहमति जताई और कहा
कि हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यसभा के नए बुलेटिन पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि सभापति के फैसलों की आलोचना सदन के अंदर या बाहर नहीं की जा सकती। बुलेटिन में यह भी निर्देश दिया गया है कि सदन के अंदर कोई भी नारा, यहां तक कि थैंक यू, वंदे मातरम या जय हिंद भी नहीं लगाया जा सकता। ममता बनर्जी ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि जय हिंद और वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत और आज़ादी की लड़ाई के नारे हैं। नेताजी का नारा जय हिंद कोई कैसे रोक सकता है? जो इससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जारी बुलेटिन में सांसदों को यह भी याद दिलाया गया कि सदन में दिखावा नहीं करना चाहिए और यदि कोई सदस्य दूसरे की आलोचना करता है तो उसे जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना होगा। जवाब के समय अनुपस्थित रहना संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ बताया गया। यह बुलेटिन विंटर सेशन से पहले जारी किया गया है, जब नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता का दुरुपयोग समेत अन्य मामलों में 21 साल की जेल की सजा सुनाई है। BBC न्यूज बंगला के मुताबिक उनकी बेटी साइमा वाजेद और बेटे सजीव वाजेद को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा कि शेख हसीना और उनके परिवार को बिना किसी आवेदन के उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर भूखंड आवंटित किया गया था। यह फैसला ढाका के 5वें विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने सुनाया। इससे पहले बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।